7 फरवरी 2025 बजट सत्र का छठा दिन। उम्मीद जताई जा रही थी कि सदन में खूब हंगामा हो सकता है अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों के मुद्दे पर, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सब कामकाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। लोकसभा में प्रश्नकाल चला, बजट पर चर्चा हुई। जैसा कि प्राचीन काल से होता आया है, सत्ता पक्ष ने बजट की शान में कसीदे गढ़े। अद्भुत, अद्वितीय, अलौकिक बजट बताया, जिसे साल भर के भीतर ही भारत फिर से सोने की चिड़िया हो जाएगी। तो दूसरी तरफ विपक्ष ने बजट को संविधान विरोधी, किसान विरोधी, युवा विरोधी, महिला विरोधी, जितने विरोधी हो सकते हैं सब बता दिया। यहाँ तक कि स्पीकर ओम बिरला को बोलना पड़ा, अरे भाई बजट में कुछ अच्छा भी है या नहीं। अभिषेक बनर्जी ने बजट को रामायण के मारीच प्रसंग से जोड़ते हुए सोने का हिरन बताया, तो राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल ने इसे वो तीर बताया जो सारी समस्याओं को खत्म कर देगा। पूरे दिन आज संसद में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में आपको बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव श्यामा पांडे और आप देख रहे हैं संसद में दिन भर हुई हलचल पर हमारी नई पेशकश पार्लियामेंट स्ट्रीट। शुरुआत लोकसभा से। 11 बजे लोकसभा में कार्रवाई शुरू हुई, प्रश्नकाल शुरू हुआ। जेडीयू सांसद लवली आनंद ने सीजन के समय खाद की कालाबाजारी का मुद्दा उठाया, तो रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि खाद के वितरण और एक्शन लेने का काम राज्य सरकार का है। राज्य में भी उन्हीं की सरकार है, ये अलग बात है। माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हमारे तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के साथ मिल करके डेट वाइज, मंथ वाइज, वीक वाइज, एरिया वाइज तय होता है कि किसको खाद डीएपी कब, कहाँ, कितने, कब पहुंचेगी। हम उसके अनुसार उसको पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं और इसका डिजिटाइज्ड होता है, इंटीग्रेटेड डिजिटाइज बेस्ड सिस्टम है जिसमें ये सारी की सारी चीज़ें टाइम पर मॉनिटर होती रहती हैं। जहाँ तक इसके डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, उसमें कई लोग अननेसेसरली ये क्रिएट करने का प्रयास करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के साथ हम रेगुलरली कांटेक्ट में रहते हैं, एक्शंस लिए जाते हैं। एक्शन लेने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है, वो स्टेट गवर्नमेंट एक्शन लेती है और वो इंश्योर करते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स कि समय पर खाद किसानों को मिल जाए। केंद्रीय मंत्री सब्सिडी बता रहे थे, तो स्पीकर ओम बिरला ने यूरिया के दाम को लेकर भी स्पष्टीकरण देने को कहा। एक बात मैं और बता देना चाहता हूं कि सिर्फ सदन की जानकारी के लिए, क्योंकि कई बार खाद के बारे में चर्चा होती है, यूरिया जो हम 266 रुपीज़ MRP 45 kg का दे रहे हैं, उस पर जो सब्सिडी है वो 1617 रुपये, यानी 1400 की सब्सिडी भारत सरकार प्रति बैग 45 kg पर दे रही है। डीएपी जो 1350 पर हम दे रहे हैं। यूरिया की रेट भी बता दो इनको है? यूरिया का बैग कितने रुपए देते हैं? यूरिया का 45 kg का कितने रुपए में देते हैं? 266 रुपीज, जयप्रकाश 266 रुपए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जयप्रकाश जी उस दिन कह रहे थे कि 1300 रुपए का देते हैं, जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 300 रुपए कम में देते हैं। इसलिए मैं याद दिला रहा हूं 268 में नौ यूरिया के बारे में बात कर रहे थे। सपा सांसद आनंद भदौरिया ने खाद की किल्लत का मुद्दा उठाया, तो मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि खाद की कभी किल्लत नहीं रही। ये अलग बात है कि विजुअल्स आते रहते हैं हमेशा। पहली बात बताना चाहता हूं माननीय सांसद महोदय, हमारे सदस्य, कि कभी भी किल्लत नहीं रही, कभी भी किल्लत नहीं रही। किल्लत, मेरी बात सुनिएगा और आपकी मदद मैं चाहता हूं, आपकी मदद मैं चाहता हूं। किल्लत क्रिएट की जाती है, किल्लत क्रिएट की जाती है कुछ जो मार्केट को इंटरवेंशन करना चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप सब लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आप हमसे पता कीजिए, मंत्रालय से पता कीजिए। रेट्स जिस दिन तय किया है उस दिन पहुंचता है, लेकिन अननेसेसरली क्रिएट करके कुछ लोग उसमें से मुनाफा कमाने का प्रयास करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स को एक्टिव होना चाहिए और आप सांसदों को हमारी मदद करनी चाहिए कि पब्लिकली इन चीजों को लड़ा जाए। गुजरात की बनासकांठा सीट से कांग्रेस सांसद गणीबेन ठाकुर ने आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत ऑपरेशन के दौरान कई बार पैसे मांगने और सरकार की ओर से पेमेंट में देरी की वजह से अस्पतालों द्वारा आयुष्मान कार्ड धारकों के इलाज से इंकार किए जाने का मुद्दा उठाया, जिसका जवाब स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दिया। जो आप कह रहे हैं, जो आपने कहा कि इलाज में दिक्कत आती है, ये मांगा जाता है, वो मांगा जाता है, आयुष्मान भारत की स्कीम में सब कुछ फ्री है
जो इंटरवेंशंस 1961 सर्जिकल इंटरवेंशंस की व्यवस्था है। प्रश्नकाल के बाद बजट पर सामान्य चर्चा शुरू हुई चर्चा और हंगामा भी। विपक्षी सदस्यों ने आपत्ति जताई कि बजट पर चर्चा हो रही है और वित्त मंत्री सदन में मौजूद नहीं हैं। पीठासीन दिलीप सैकिया सदस्यों को शांत करने की कोशिश करते रहे, लेकिन हंगामा जारी रहा। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने वित्त मंत्री की गैर मौजूदगी का मुद्दा उठाया। I would like to bring into your notice, sir. Yes. There are conventions in this parliament. Yes. Whenever a budget discussion is initiating, Right. You are right. I'm completely initiating. Honorable Finance Minister, who presented the budget, should be there in the house. Yes. इस पर अनुराग ठाकुर ने जवाब दिया। माननीय सभापति जी, अनुराग जी प्लीज। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी भी यहाँ पर हैं और लगातार जब हम भी विपक्ष में थे तब भी वित्त राज्य मंत्री उस समय की यूपीए की सरकार में तो तब भी हम भाषण करते रहे। इनके पास तर्कों की कमी हो गई है, बात रखने की कमी है, इसलिए हल्ला करने की रोज की आदत बन गई है। कल पूरा दिन वित्त मंत्री जी यहाँ पर थे तब। धर्मवीर गांधी जी प्लीज स्टार्ट। धर्मवीर गांधी जी प्लीज स्टार्ट। इस हंगामे के बीच ओम बिरला चेयर पर आए। उन्होंने जिस अंदाज में विपक्ष को समझाया वो भी सुनते जाइए। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं और आपकी भावनाएं ठीक है। मैं इंश्योर करूंगा जब कभी भी भविष्य के अंदर वह आने वाली भविष्य में कभी भी इस विषय पर पहले वक्ता के समय माननीय मंत्री जी रहेंगे। नहीं, आप नहीं बोलना चाहते हैं तो मैं सत्ता पक्ष के लोगों को बुला दूं। वित्त राज्य मंत्री बैठे हैं और कैबिनेट में सामूहिक जिम्मेदारी होती है, इसलिए ये कहीं रूल्स रेगुलेशन में नहीं लिखा कि कैबिनेट मंत्री रहें। हम नियमों प्रक्रियाओं से चलते हैं। नियम प्रक्रियाओं में राज्य मंत्री के साथ रहना इंश्योर है। वित्त राज्य मंत्री यहाँ पर बैठे हुए हैं और इसी दौरान वित्त मंत्री सदन में आई और कार्रवाई शुरू हुई। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार पर बंगाल से भेदभाव का आरोप लगाया। कहा कि ये बांग्ला विरोधी बजट है। पीएम ग्रामीण आवास योजना के 8,140 करोड़ रुपए क्लियर नहीं किए गए। 7,000 करोड़ रुपए मनरेगा के बाकी हैं। West Bengal spending due on Manrega to the tune of 7,000 crore still remains unpaid, depriving 59 lakh poor workers. The state has launched Karmashri scheme for providing employment opportunities to job card holders, paying 51 lakh workers from its own funds. The central government has not cleared 8,140 crores in housing dues for rural Bengal under Pradhan Mantri Awas Yojana, depriving 12 lakh beneficiaries. अभिषेक बनर्जी ने बजट की तुलना रामायण के मारीच प्रसंग से की और कहा कि जिस तरह से सोने का हिरण दिखाकर माता सीता का हरण हुआ था, उसी तरह से एक चमकीला बजट तैयार कर जनता को भ्रमित कर वित्तीय स्थिरता से दूर किया गया है। Just as the demon Marich took the golden form of deer to lure Ma Sita away, the NDA government has crafted a shiny, dazzling budget promising prosperity while hiding the economic catastrophe beneath. अभिषेक बनर्जी ने क्रोनी कैपिटलिज्म को रावण बताया और कहा कि सरकार ने अर्थव्यवस्था उनके हवाले कर दी है। जो एक हाथ में दिया जा रहा है वो दूसरे हाथ से लिया जा रहा है। Just as in Ramayana, by the time people realize and recognize the deception, the economy has already been handed over to the Ravanas of crony capitalism. While the common man is left struggling to afford groceries, fuel, travel, healthcare, and even a simple movie night, all while being taxed for merely just existing. अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी का मतलब भाषण, जुमला और प्रोपेगेंडा बताया। BJP stands for Bhashan, Jumla and Propaganda, where speeches replaces real action. अभिषेक बनर्जी यहीं नहीं रुके। उन्होंने 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स से बाहर किए जाने को भी भ्रामक बताया। उन्होंने कहा कि डेली यूज की हर चीज पर टैक्स है और जीएसटी है। बनर्जी ने कहा कि अगर कोई 12 लाख रुपए कमा रहा है तो 98,000 रुपए जीएसटी भी दे रहा है। I am a citizen of India. I have to pay tax on the money I earn. If I am a citizen of India, I have to pay tax on the money I spend. I am a citizen of India, I have to pay tax on the things I buy. I have to pay tax on the things I sell. And moreover, pay tax on things that are already taxed, bought with money that is already taxed. Just imagine, you earn, you pay tax.
You spend, you pay tax. You buy, you pay tax. You sell, you pay tax. And then you pay tax on things those are already taxed from the money that is already taxed. This sums up the budget completely. The people of India have woken up, and they will no longer be misled by these empty promises and false claims. The government must pay attention to the aspirations of 140 crore citizens. बनर्जी ने कहा, आप कमाते हैं, टैक्स देते हैं, आप कुछ खरीदते हैं उस पर टैक्स, कुछ बेचते हैं उस पर टैक्स, और ये सब आप जिस पैसे से करते हैं उस पर आप पहले ही टैक्स दे चुके हैं। अभिषेक बनर्जी ने बजट में रामायण का जिक्र किया तो फौरन जवाब भी आया। जवाब दिया किसने? रामायण सीरियल में राम का किरदार निभाने वाले और मेरठ से सांसद निर्वाचित अरुण गोविल ने अभिषेक बनर्जी को जवाब दिया। अभी थोड़ी देर पहले हमारे तृणमूल के एक सांसद बहुत एक धमाकेदार स्पीच उन्होंने दी, फुल ऑफ ड्रामेटिक्स। उन्होंने रामायण की बात की कि ये बजट जो है वो एक सोने के हिरण जैसा है। रामायण से मेरा बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक रहा है, इसलिए कह पा रहा हूं कि ये बजट सोने का हिरण नहीं है। ये बजट वो तीर है जो उस सोने के हिरण को मारेगा जिसे हम अपने देश की समस्याएं कह सकते हैं या हम अपने देश की परेशानियां कह सकते हैं, ये उसे मारेगा। बजट की तारीफ करते शिवसेना सांसद नरेश गणपत मस्के ने विपक्ष पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया और सदन में ही कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ को एनडीए में आने का निमंत्रण भी दे दिया। ये विपक्ष वाले कोई मौका नहीं छोड़ते हैं महिलाओं का अपमान करने का। ये महाराष्ट्र वाले सांसद वर्षाताई को कभी मौका ही नहीं दिया भाषण करने का, क्योंकि उनका वसीला नहीं है। वर्षाताई, मैं आपको निमंत्रण देता हूं, एनडीए में आओ। बाकी लोगों के लिए ये कहता हूं जिन्होंने हमें रोकने की साजिश रची, मुझे रोकने की कोशिश मत करो, जिन्होंने हमें रोकने की साजिश रची वही आज हार कर अंधेरे में बैठे हो। सुनो महाराष्ट्र के कांग्रेस वालों। सपा सांसद राजीव राय ने पूर्वांचल की बदहाली का मुद्दा उठाते हुए बजट को किसान नौजवान विरोधी बताया। मैडम, हाथ जोड़कर कह रहा हूं, पूर्वांचल बहुत पिछड़ा है, भूखमरी के कगार पर है। हमारे यहाँ उद्योग नहीं है, हमारे यहाँ किसान छोटे छोटे हैं, हमारे यहाँ बाढ़ और सुखाड़ का क्षेत्र है। आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिएगा, अगर पूर्वांचल के लिए कुछ नहीं दिया हो तो पूर्वांचल पर उपकार कर दीजिएगा, और मेरे घोसी लोकसभा में जो बंद पड़ी मिले हैं उसको चलवा दीजिए, वही रोजगार को अवसर प्राप्त होंगे। जाहिर सी बात है विपक्ष के सांसद विरोध करेंगे, सत्ता पक्ष वाले तारीफ। होशंगाबाद से भाजपा सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने बजट की तारीफ में जो कहा वो भी सुनते जाइए। जो 25 करोड़ गरीबों को गरीबी से बाहर लाया गया है, मैं इसके लिए बधाई देता हूं। मैं बधाई इसके लिए भी देता हूं कि इस बजट में मध्यम वर्ग को, और विशेषकर क्योंकि मैं किसान वर्ग से आता हूं और पूरे किसान वर्ग में हर्ष और उल्लास का माहौल और वातावरण है, क्योंकि कृषि हमारी रीढ़ की हड्डी है। विपक्षी कहने को कुछ भी कहते रहे, क्योंकि माजी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत है, इस पार कम उस पार बहुत है। जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। कांग्रेस सांसद ब्रिजेंद्र सिंह ओला ने बजट की खामियां गिनाई तो स्पीकर ओम बिरला ने पूछ लिया, बजट में कुछ तो अच्छा होगा। ये बजट सिर्फ कुछ कारपोरेट घरानों के हित का बजट है, आम आदमी के हित का बजट नहीं है, इसलिए मैं इस बजट का पुरजोरों विरोध करता हूं। धन्यवाद। श्री इटेला राजेंद्र जी, कुछ तो बजट में अच्छी बातें होती होगी ना। बजट पर सामान्य चर्चा के बाद सदन की कार्रवाई 10 फरवरी 2025 तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा के बाद अब चलते हैं राज्यसभा। कुछ सदस्यों ने अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव का एक नोटिस दिया था, लेकिन इसे चेयर ने एक्सेप्ट नहीं किया। कार्रवाई शुरू हुई। राजद सांसद मनोज झा ने आय में असमानता का मुद्दा उठाया। महोदय, आय का असमान वितरण सिर्फ इकोनॉमी को प्रभावित नहीं करता है, बल्कि सोशल स्टेबिलिटी को भी प्रभावित करता है, वो डेमोक्रेसी को भी प्रभावित करता है। क्योंकि सर, हम सब कहीं न कहीं पाते हैं कि जब पूंजी का संकेंद्रण होता है तो पूंजी राजनीति को भी निर्धारित करने लगती है।
और राजनीति को जब पूंजी निर्धारित करती है तो मैं समझता हूं उससे निकलना हम सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है। महोदय, एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि आय के असमान वितरण का स्वास्थ्य जैसे विषयों पर भी असर पड़ता है, शिक्षा पर असर पड़ता है। मैं आगाह करता रहा हूं सदन को सर, माननीय सभापति महोदय, कि अगर हमने इसके लिए कठोर और तात्कालिक फैसले नहीं लिए तो हम एक ज्वालामुखी के ढेर पर बैठे हुए हैं। भाजपा सांसद दर्शना सिंह ने डीप फेक और साइबर फ्रॉड का मुद्दा उठाया। इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई नई तकनीकी का विकास हो रहा है। इसमें डीप फेक भी एक तकनीक है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग करके किसी व्यक्ति के चेहरे, आवाज़ या हाव भाव को बदल देती है। महोदय, डीप फेक का दुरुपयोग एक गंभीर समस्या बन गई है, क्योंकि इस तकनीक के नकारात्मक इस्तेमाल से न केवल व्यक्तिगत गोपनीयता खतरे में पड़ सकती है, बल्कि इससे समाज में और भी कई गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं। महोदय, डीप फेक का मतलब है एक व्यक्ति के चेहरे, आवाज़ या शरीर को किसी दूसरे व्यक्ति पर नकली तरीके से लगाना। यह तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग करके वीडियो और ऑडियो को इतना सटीक बना देती है कि असली और नकली में अंतर कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। महोदय, डीप फेक के नकारात्मक इस्तेमाल से कई सवाल उठते हैं, जैसे निजता की सुरक्षा, पारदर्शिता और निष्पक्षता। आजकल इंटरनेट और वैश्विक प्लेटफॉर्म की तेजी से बढ़ती तकनीक के कारण डीप फेक के नकारात्मक प्रभाव को रोकना बहुत मुश्किल हो रहा है। सीपीआई सांसद संतोष कुमार पी ने एमएसपी को लेकर सवाल पूछा तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जवाब में पिछली सरकारों को घेर लिया। ये प्रश्न उद्भूत नहीं होता, लेकिन मैं जवाब जरूर दूंगा। मैं माननीय विद्वान सदस्य को कहना चाहता हूं, ये यही सरकार है नरेंद्र मोदी जी की जिसने तय किया कि उत्पादन की लागत पर कम से कम 50% लाभ जोड़कर ही एमएसपी तय की जाएगी। हमने तय किया। जब उधर की सरकार थी और तब स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश आई थी, तो आपने तो एफिडेविट देके मना कर दिया था कि 50% उत्पादन की लागत पर मुनाफा जोड़ के एमएसपी तय नहीं की जा सकती। एफिडेविट देके एक नहीं 4 मंत्रियों ने किया था। जो आपने नहीं किया वो नरेंद्र मोदी जी ने किया, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। इसके बाद आए शिवसेना उद्धव गुट से सांसद संजय राउत। उन्होंने मुंबई में खस्ता हाल डायमंड इंडस्ट्री का मुद्दा उठाया। मुंबई से ही सांसद और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जवाब देना शुरू किया और कहा कि संजय जी को डायमंड इंडस्ट्री के बारे में जानकारी कम है। इसके बाद पीठासीन घनश्याम तिवारी ने जो कहा उससे कई सारे कयास लगाए जाने लगे। शायद संजय जी ने कभी डायमंड का बिजनेस नहीं किया होगा, इससे उनको जानकारियां कम है इस विषय में। नहीं, वो प्रश्न का उत्तर देने का अभ्यास कर रहे हैं। इसके बाद राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल आए। बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण को लेकर लाए गए प्राइवेट बिल पर भाजपा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने कानून की जरूरत के साथ साथ समाज में जागरूकता और गंभीरता से विचार करने की बात कही। इतना महत्वपूर्ण विषय फौजिया जी लाई हैं, लेकिन हम अगर सोचते हैं कि इसका समाधान सिर्फ कानून से हो जाएगा तो यह असंभव है। इस अपराध पर रोक सिर्फ पुलिस कर लेगी, देश की न्याय व्यवस्था कर लेगी, कोर्टें सजा दे देंगी और अपराध पर डर के मारे नियंत्रण हो जाएगा। ऐसा सोचना इस पूरे मुद्दे का बहुत अल्पीकरण करना है। इसी मुद्दे पर कुछ सुझाव कांग्रेस सांसद जयराम रमेश की ओर से भी आए। पहला, लेजिस्लेटिव चेंज क्या होना चाहिए, जिसका जिक्र अभी अग्रवाल जी ने भी किया कि पॉक्सो 2012 में क्या संशोधन की जरूरत है, लेजिस्लेटिव चेंज। दूसरा विषय जो हमने जिस पर सिफारिशें की थी, टेक्नोलॉजिकल मेजर। सिर्फ कानून बदलने से ये विषय खत्म नहीं होगा। टेक्नोलॉजी जिस तेजी से बढ़ रही है उससे भी हमें निपटना है, तो टेक्नोलॉजी में हम क्या कर सकते हैं उस पर हमने कई रिकमेंडेशन दी थी। इंस्टीट्यूशनल मेजर, जो संस्थाएं हैं
केंद्र सरकार की और राज्य सरकारों की संस्थाएं हैं जो इस विषय से संबंधित है, उसको हम और कैसे मजबूत करें ताकि सोशल मीडिया, पोर्नोग्राफी, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ को और मजबूती से हम इसका मुकाबला कर सकें। चौथा, और मैं समझता हूं ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो सोशल और एजुकेशनल मेजर लेने हैं, सामाजिक और शैक्षिक मेजर जो हमें लेने हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, और क्या क्या हमें पढ़ाने हैं, अवेयरनेस कैंपेन चलाने हैं, उसका भी हमने इसमें जिक्र किया था। और पांचवा, स्टेट लेवल, राज्य सरकारों में क्या बदलाव आने की ज़रूरत है। राज्य सरकार के कानून होते हैं, राज्य सरकार की संस्थाएं होती हैं, पदाधिकारी होते हैं जो इस विषय से उनका लेना देना बहुत कुछ होता है, तो और उसको हम कैसे मजबूत करें। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने हैदराबाद में कम उम्र की बच्चियों की शादी दूसरे देशों के उम्रदराज लोगों से करने और उसमें पैसे के लेन देन के मुद्दे को भी इसी से जोड़ते हुए मानसिकता में बदलाव की बात कही। हैदराबाद में अनेक ऐसे उदाहरण हैं कि छोटी छोटी बच्चियों को विदेश से लोग आते हैं और टेक्निकली मैरिज करके प्रैक्टिकली उन्हें खरीद कर ले जाया जाता है सिर्फ सेक्सुअल अब्यूज करने के लिए। यह मैं घटना बताना चाहता हूं कि एक घटना है, ये भी 2013 की घटना है, 2014 की घटना है कि हैदराबाद में क्लास 8 की बच्ची है, वो स्कूल आती है, अचानक कुछ दिन के बाद वो आना बंद कर देती है। उसके साथी लोग पूछने का प्रयास करते हैं कि वो कहां गई, क्या हुआ, तो पता चलता है कि उसकी शादी कर दी गई है और शादी जिससे की गई है वो 65 साल के व्यक्ति हैं। अब सुनिए इसके बाद, परंतु मुझे इस बात के ऊपर let him complete then। ये ऑफिशियल केस है, ये ओपन हो चुका है, ठीक है। यदि इसमें सभापति जी यदि इस विषय पे आपत्ति है तो नाम को डिलीट कर दिया जाए, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं। अब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, यदि ईमानदारी से दिल की इच्छा है इन चीजों से लड़ने की तो आइए और इसके खिलाफ भी आवाज उठाइए। फिर मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं, एक और बच्ची है, उसका केस आता है जनवरी 2014 में हैदराबाद के संतोष नगर थाने में, और इतनी आश्चर्यजनक बात उठ के उभर के सामने आती है कि एक 16-17 साल की बच्ची आकर शिकायत करती है। किस बात की शिकायत करती है सभापति महोदय, पूरे सदन का मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि उसकी 5वीं शादी की जा रही है। 16-17 साल की आयु में उसकी 5वीं शादी की जा रही है। यह शादी के नाम के ऊपर अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति को, और वह यह भी विवरण देती है कि इसमें कितने पैसे का लेन देन हुआ है। अगर सेक्सुअल अब्यूज की बात करनी है चाइल्ड के लिए तो मेरा मानना है पूरे ओपन माइंड से बात करिए और पूरी ईमानदारी से बात करिए, तो मेरे विचार से दूध का दूध पानी का पानी होगा। क्योंकि यदि मानसिकता से लड़ना है तो मानसिकता के ऊपर कोई राजनीति की संभावना नहीं होनी चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी ने पोर्नोग्राफी साइट्स को ब्लॉक करने की बात कही, कहा कि जब बीजेपी की सरकार आई थी इन साइट्स को ब्लॉक करने की बात कही गई तो कौन से वो लोग थे जिन्होंने इसका विरोध किया था। 2014 में हमारी सरकार आई, आप याद करिए, उस समय हमारी सरकार ने एक निर्णय लिया था कि जो पोर्नोग्राफिक साइट्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाए। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, समाज का कौन सा सेक्शन था जो उठ के खड़ा हो गया था कि साहब ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर हमला है और ये तो जिसको स्वतंत्रता हो वो देखना चाहिए। ये इसलिए जरूरी है कि इसी प्रकार की चीजें दिमागों में वो जहर भरती हैं। अगर आप क्रिमिनल डाटा रिकॉर्ड जाके देखें, जितने भी इन्वेस्टिगेशन के जो रिजल्ट्स अवेलेबल हैं, उनमें जिन लोगों ने सेक्सुअल अब्यूज बच्चों के साथ किया है, 2 चीजें उनमें जरूर पाई गई हैं सभापति महोदय। एक, वो नशे के आदी हैं, हैवी ड्रंकर्ड स्थिति। दूसरा, उनके फोन्स में पोर्नोग्राफिक क्लिप्स और वो सारी चीजें भारी मात्रा में पाई गई। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, यदि हमें मानसिकता से लड़ना है तो हम ये भी नहीं कह सकते कि साहब विशेष प्रकार की वेबसाइट्स देखना, अश्लील वेबसाइट्स देखना, तो ये तो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर छोड़ दिया जाना चाहिए। ये अल्ट्रा इंडिविजुअलिज्म है। सुधांशु त्रिवेदी ने बच्चों को भगवान का रूप बताया। इसी दौरान टोका टाकी हुई तो माहौल गर्म हो गया। हम तो बालक में भगवान का स्वरूप देखते हैं। यदि आपकी मानसिकता भारतीय संस्कृति की उस मानसिकता से प्रेरित होगी
जो बालक में भगवान का स्वरूप देखे। विषय में बोल रहा हूं सर, क्या आप बात कर रहे हैं? ओके डॉक्टर, सुनिए, देखिए मैं कितनी बात कह रहा हूं। सभापति महोदय, यहीं पर आप प्रत्यक्ष निर्णय पूरा देश कर सकता है कि जब तक ये बात होती रही कि चाइल्ड मैरिज जारी रहेगी 9, 10, 11, उस पर कोई आपत्ति नहीं। मैंने कहा बच्चे में भगवान देखो तो आपत्ति शुरू हो गई। बच्चे में भगवान देखने की जो मानसिकता है वो हमारी अपना विचार है। और सिर्फ मैं कंक्लूड कर रहा हूं सभापति जी, हम सिर्फ बच्चे में भगवान नहीं देखते सभापति महोदय, हम तो सारा ब्रह्मांड बच्चे में देखते हैं। चाहे हमारे यहाँ एक नहीं अनेक उदाहरण हैं कि भगवान कृष्ण भी जब बाल कृष्ण थे तो उनके मुंह में ब्रह्मांड दिखा था, और भगवान राम जब बालक राम थे तो याद करिए जो हम ये भजन गाते हैं ना, भय प्रकट कपाला, उसमें क्या लाइन है? ब्रह्मांड निकाया। अब देखिए इनको समस्या क्या हुई, वो उस लाइन से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, सो मम उर्वासी जग उपहासी, सुनत धीर मत थिर न रहे। इसका अर्थ जानते क्या है? कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड जिनके रोम रोम से बनते हैं, वो हमारे, कौशल्या जी कह रही, वो हमारे उर में आकर हमारे गर्भ में आप प्रवेश कर गए। ये बड़े बड़े बुद्धिमानों को समझ में नहीं आता है। सुनत धीर मत थिर न रहे, यानी उनकी बुद्धि स्थिर नहीं हो पाती है, वो व्यथित हो जाती है, वो विचलित हो जाती है। वही विचलन आज हमें अपोजिशन में देखना पड़ रहा है। प्राइवेट मेंबर्स बिल के बाद विशेष उल्लेख के मामले उठे और फिर सदन को 10 फरवरी 2025 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। और हम भी यहीं स्थगित करते हैं इस एपिसोड को। संसद के दिन भर के हिसाब किताब को आप तक पहुंचाने में मेरी मदद की मेरे दोस्त जेरी ने, साथ ही कैमरे के पीछे इसे रिकॉर्ड किया हमारे साथी निवेदिता, अभिषेक और इरशाद ने। हमारी ये पेशकश आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही खबर गांव को सब्सक्राइब करना ना भूलें।